टाइम ऑफ सप्लाई में ये मेरी तीसरी और आखिरी वीडियो है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर सप्लाई के दौरान जीएसटी के रेट में चेंज हो जाता है तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। ये जो पूरा का पूरा ये थ्योरी पोर्शन है, इसका मैं क्रक्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें सेक्शन 14 ने क्या लिखा है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, यदि बीच में जीएसटी का रेट चेंज हो जाए तो फिर आप टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 और 13 के अकॉर्डिंग नहीं निकालोगे। उस समय आपको सेक्शन 14 यूज़ करना पड़ेगा और सेक्शन नंबर 14 में वी हैव सेक्शन नंबर 14 के अंदर आपको मिलेंगे क्लॉज ए और क्लॉज बी। तो सबसे पहले अगर मैं 14A की बात करूं तो 14A में आप ज़रा ध्यान से देखें इस पूरे चार्ट को हमें कैसे समझना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है डेट ऑफ चेंज। मान लो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहाँ पे जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है। जैसे मान लो जीएसटी का रेट पहले था 5%, अब इस टाइम के बाद जीएसटी का रेट हो चुका है 12%। ठीक है। अब 14A में फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है आपने जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले सप्लाई की है, ओके, और जो इनवॉइस है वो आपने जीएसटी का रेट चेंज होने के बाद इशू किया और आपको जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो जीएसटी का रेट चेंज होने के बाद ही आपको पेमेंट रिसीव हो रही है। तो उस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। एक बार फिर से, यहाँ पे जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है, जब आपने सप्लाई की उस समय 5% रेट चल रहा था, लेकिन सप्लाई करने के बाद आपने इनवॉइस इशू जीएसटी का रेट चेंज होने के बाद इनवॉइस इशू किया और पेमेंट भी आपको रेट चेंज होने के बाद मिल रही है। तो उस सिचुएशन में उन्होंने कहा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। यदि मान लो आपने जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले सप्लाई की थी और इनवॉइस भी आपने पहले ही इशू किया था, लेकिन पेमेंट आपको रेट चेंज होने के बाद रिसीव हो रही है, तो उस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, आपके मेजॉरिटी इवेंट जहां पे होंगे हमें वहीं से टाइम ऑफ सप्लाई निकालने को मिल जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे अगर मैं पहले वाले केस में बात करूं, सप्लाई पहले हो रही है और इनवॉइस बाद में इशू हो रहा है और पेमेंट भी बाद में, तो हमने क्या देखा, इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर मैं आगे डिस्कस करूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सप्लाई इधर भी है ना और इनवॉइस भी इधर ही इशू हुआ, लेकिन पेमेंट मुझे बाद में रिसीव हो रही है। तो मेजॉरिटी इवेंट कहाँ है, दो इवेंट यहाँ पे हैं, एक सप्लाई का और एक इनवॉइस का। तो उस सिचुएशन में आप सप्लाई और इनवॉइस में देखें तो जो इनवॉइस वाली बात होगी उसमें टाइम ऑफ सप्लाई आपका निकल जाएगा। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से देखते हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल में। जैसे मान लो आपकी सप्लाई यहाँ पे भी, पेमेंट आपको रेट चेंज होने से पहले मिल चुकी है, तो आपके दो इवेंट्स इधर हो चुके हैं। तो इस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, डेट ऑफ पेमेंट। यानी कि जिधर आपके मेजॉरिटी इवेंट होंगे उनमें से आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देना है। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको समझते हैं चार्ट को। आपको चार्ट बेस्ड ही इसको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। फिर से, ये है रेट, इस पॉइंट में आपका जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है, पहले कुछ रेट था अब कुछ रेट है। अगर सारे इवेंट्स रेट चेंज होने से पहले ही हो जाएं तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई 12 और 13 के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। हमें 14 कब यूज़ करना है, जब कुछ इवेंट डेट चेंज होने से पहले हुए हैं और कुछ इवेंट्स डेट चेंज होने के बाद हुए हैं। तो हमें
14 का यूज़ करना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। अब जरा मैं इस वाले केस को लेकर के चलता हूँ। अगर आप पहले केस को देखें तो मैंने इनवॉइस और पेमेंट, मैंने इनवॉइस बाद में इशू किया और रेसिपिएंट से जो मुझे पेमेंट मिल रही है वो भी बाद में रिसीव हो रही है। तो उस केस में मेजॉरिटी इवेंट इधर हो गए ना, तो इस केस में इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर मैं दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने रेट चेंज होने से पहले इनवॉइस इशू किया है और सप्लाई भी मेरी पहले ही हुई है, तो जिधर मेजॉरिटी इवेंट है उधर का देख लो, यहाँ पे मैंने इनवॉइस पहले इशू कर दिया था और सप्लाई भी पहले हो चुकी है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट को आप इग्नोर कर दें। एक और एग्जाम्पल देखो, रेट चेंज होने से पहले मैं सप्लाई कर चुका हूं और पेमेंट भी मुझे पहले रिसीव हो चुकी है, बेशक से मैं इनवॉइस बाद में इशू कर रहा हूं। तो अब बताओ मेजॉरिटी इवेंट किधर है, सप्लाई इधर है, पेमेंट भी इधर है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, डेट ऑफ पेमेंट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 14B हम कब यूज करेंगे, अगर जब आपका रेट चेंज हुआ, सप्लाई उसके बाद हो रही है, तो हम 14B का यूज करेंगे। तो देखो, रेट चेंज होने से पहले मैं इनवॉइस इशू कर चुका हूं, लेकिन रेट चेंज होने के बाद मैंने सप्लाई की और पेमेंट भी मुझे बाद में रिसीव हुई, तो उस केस में अब देखो मेजॉरिटी इवेंट इधर हो चुका है, तो डेट ऑफ पेमेंट क्या निकल गया, टाइम ऑफ सप्लाई। एक और एग्जांपल देखो, सप्लाई मैंने बाद में की रेट चेंज होने के बाद, लेकिन इनवॉइस मैंने पहले इशू कर दिया था और रेसिपेंट से मुझे पहले ही पेमेंट मिल गई, तो उस केस में इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आप देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देखो, जब रेट चेंज हुआ उसके बाद मैंने सप्लाई की, इनवॉइस भी मैंने बाद में इशू किया, बट पेमेंट मुझे पहले मिल चुकी है, तो इस केस में मेजॉरिटी इवेंट रेट चेंज होने के बाद हो रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में आप देखिए सप्लाई इधर भी है और इनवॉइस भी इधर इशू हुआ है, तो दोनों में से जो अर्लियर होगा तो इस केस में आप क्या देखेंगे, इनवॉइस की जो डेट होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अगर आप एक दो बार इसको खुद से बोल बोल करके करेंगे तो आई थिंक आपको आराम से समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस अकॉर्डिंग आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। ठीक है जी। अब एक बार जरा हम बेयर लैंग्वेज को देखते हैं, क्या कहा है बेयर लैंग्वेज ने। बेयर लैंग्वेज आपको नहीं पढ़नी, आपको यहीं से पढ़ना है। बेयर लैंग्वेज में आपको सेक्शन नंबर 14 में जो भी 14A के अंदर लिखी है वो बात मैंने आपको क्रक्स में बता दी, 14B में जो बात लिखी है वो भी मैंने आपको क्रक्स में बता दी। ठीक है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी है और ये एक्सप्लेनेशन हमने सेक्शन नंबर 12 में भी पढ़ी थी, 13 में भी पढ़ी थी। क्या एक्सप्लेनेशन है कि जो डेट ऑफ पेमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपसे बात की थी ना कि डेट ऑफ पेमेंट रिसीव हो गई, मुझे पेमेंट रिसीव हो गई, तो ये पेमेंट हम कब रिसीव मानेंगे, तो उन्होंने कहा डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर। मैंने सप्लाई की है, मुझे पेमेंट मिल रही है, तो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री इसकी की होगी तो या तो वाली डेट हो जाएगी या फिर जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया होगा, जो भी दोनों में से पहले हो जाए उस दिन को हम क्या मान लेंगे, डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे थे कि मुझे पेमेंट कब रिसीव हो रही है, तो वो कह रहे पेमेंट रिसीव होने का क्या मतलब है, अगर मान लो आपको कैश फॉर्म में पेमेंट मिली तो आपने जब बुक एंट्री पास की तो वो वाली डेट पेमेंट की मानी जाएगी। और मान लो आपके रेसिपेंट ने बैंक अकाउंट में आपके पेमेंट करी, तो आपका जब बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ उस दिन पेमेंट आपको हुई है, ऐसा माना जाएगा। ठीक हो गई बात। अब आगे क्या कहते हैं, एक और प्रोविजो है, अब ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रोविजो क्या कहता है, ये प्रोविजो कहता है द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट shall be the date of credit in the bank account if such credit in bank account is after 4 working days from the date of change in the rate of tax। देखो क्या कह रहे हैं, अभी मैंने प्रोविजन में क्या बताया कि बुक एंट्री की डेट या बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने की डेट जो भी अर्लियर होगी उस दिन पेमेंट आपको रिसीव हो चुकी है, ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया और एक्सेप्शन में क्या लिखा कि एक सर्कमस्टांसेस ऐसा है जहां पे हम केवल बैंक एंट्री को लेकर के चलेंगे, बुक एंट्री को इग्नोर कर देंगे। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो भाई, जैसे मान लो ये रहा आपका सप्लायर, ये रहा आपका सप्लायर, और ये सप्लायर को
चेक रिसीव हो गया, ये मैंने ऑल दो यहाँ पर करेंसी बना दी है, बट ये चेक मान करके चलो, चेक, ठीक है। अब चेक रिसीव हो गया, अब जरा इस केस को समझते हैं। सपोज टैक्सेबल पर्सन इज क्लेमिंग रिसीट ऑफ पेमेंट इन फॉर्म ऑफ चेक्स। क्या कहना चाह रहे हैं? सपोज ये जो टैक्सेबल पर्सन है, इसको जो पेमेंट रिसीव हो रही है, ये पेमेंट किस फॉर्म में रिसीव हो रही है? चेक के फॉर्म में रिसीव हो रही है, विच वर एनकेस्ड लेटर ऑन। लेकिन जो सप्लायर है, सप्लायर ने इस चेक को एनकैश कब करवाया? एनकैश बाद में करवाया। दस एंट्री इन बुक इज अर्लियर देन एंट्री इन बैंक। सप्लायर ने बोला कि मैंने अपनी बुक में तो एंट्री पास कर दी है, लेकिन अभी मैंने बैंक में इस चेक को रियलाइज नहीं करवाया। नाउ इफ बिटवीन दीज 2 डेज, कौन से 2 दिनों में? सप्लायर कह रहे हैं मैंने बुक में तो एंट्री पास कर दी सर, बट अभी मैंने बैंक में इस पैसे को रियलाइज नहीं करवाया। वो कह रहे हैं कि इन 2 दिनों के बीच में हुआ क्या? रेट चेंज हो गया। जैसे मान लो ये बैंक में यहाँ जा रहा है रियलाइज करवाने के लिए, बट इसको जब चेक रिसीव हुआ था तब 12% का रेट चल रहा था। जब इसने अपने बुक में एंट्री पास करी उस समय 12% का रेट था, और जब ये बैंक में रियलाइज करवाने के लिए गया तब रेट कितना हो गया? 28% का। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हम पेमेंट किस दिन मानेंगे? तो नियम के हिसाब से बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। बुक एंट्री मैं 12% के रेट के टाइम पे कर चुका था, तो गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से मैं 12% से ही जीएसटी पे करूंगा। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, अगर एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ चेक हैज बीन टेकन प्लेस विद इन 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द जीएसटी रेट। गवर्नमेंट ने सप्लायर को बोला चलो ठीक है, आपकी बात एकदम सही है। क्या बात है आपकी सही? कि भाई सप्लायर कह रहे हैं मैंने बुक में ना पहले एंट्री कर दी थी, बैंक में मैंने बाद में रियलाइज करवाया, बट आपके नियम के हिसाब से बुक एंट्री पहले ही हो चुकी है, तो मैं 12% के हिसाब से जीएसटी पे करूंगा। मैं बैंक में कभी भी रियलाइज करवाऊँ वो मेरी मर्जी। गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे मर्जी की बात नहीं चलेगी। गवर्नमेंट कहती है अगर जब रेट चेंज हुआ, रेट चेंज होने के 4 दिनों के अंदर अंदर, रेट चेंज होने के 4 दिनों के अंदर अंदर अगर आप रियलाइज करवा देते हैं, चेक को रियलाइज करवा देते हैं, तो उस केस में चलो ठीक है, हम ये वाला नियम लगा देंगे कि बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर चेक आपको मिला और आपने उसका रियलाइजेशन रेट चेंज होने के 4 दिनों के अंदर अंदर नहीं करवाया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम लोग बैंक में जिस दिन अमाउंट क्रेडिट हुआ उसको हम पेमेंट की डेट मानेंगे और 28% का आपके ऊपर रेट लग जाएगा। तो देखो ये लिखा है एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द चेक हैज़ बिन टेकन प्लेस विद इन 4 days। अगर 4 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा तो हम नॉर्मल नियम लगाएंगे। नॉर्मल नियम क्या था? नॉर्मल रूल ये क्या था? नॉर्मल रूल ये था कि जिस दिन मैंने बुक एंट्री पास की है या फिर जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, उन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी हम लोग वो लगा देंगे, है ना। लेकिन अगर आप 4 दिनों के अंदर अंदर रियलाइज नहीं करते, एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ चेक हैज़ टेकन प्लेस बियॉन्ड 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ द चेंज इन जीएसटी रेट, जीएसटी रेट चेंज हो चुका है, इसके 4 दिनों के अंदर अंदर अगर आप रियलाइजेशन नहीं करवाते तो डेट ऑफ पेमेंट शेल बी डिटरमाइंड इन एज पर द अबव प्रोविजन। और अबव प्रोविजन क्या था? अबव प्रोविजन मैंने ये बताया था, ये जो एक्सेप्शन है कि जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, अब उसी डेट को हम क्या मानेंगे? उसी डेट को हम पेमेंट की डेट मानेंगे और आपको 28% का रेट के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा ये वाला टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर पूरा हुआ। थैंक यू सो मच।